गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट सेगमेंट का थर्ड चैप्टर, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत एवं उनके तकनीकें। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत का अर्थ एक बार समझ लेते हैं, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे इस प्रिंसिपल वाले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, हेनरी फ्योल्स की थ्योरी पर। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये नियम क्या होते हैं। देखिए, इसको अपन एक कहानी से, एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। क्या था, एक टीचर था जो स्कूल में पढ़ाने जाया करता था। अब उसका एक नियम था। वो नियम ये था कि उसको स्कूल टाइमिंग से डेली लेट पहुंचना है। अगर स्कूल का टाइमिंग 8 बजे का है तो उसको 8:15 बजे जाना है। मतलब 10 मिनट 15 मिनट वो डेली लेट जाता था। वो अपनी आदत से मजबूर था। अब डेली बहाने लगाता था कि सर आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, आज ट्रैफिक था, आज ये था, आज वो था। उसके पास 1000 बहाने हुआ करते थे। उस समय उसे कोई टोकता नहीं था। लेकिन जब उसकी आदत और लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गई, मतलब और स्टाफ भी फिर लेट आने लगा। ठीक है, 10 मिनट हम भी लेट चले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा, कौन वैसे भी कोई कुछ बोल रहा है, ना तो डायरेक्टर कुछ बोलते हैं ना प्रिंसिपल कुछ बोलते हैं। तो ये बात जब धीरे धीरे डायरेक्टर और प्रिंसिपल के कानों तक पहुंची कि यार स्टाफ जो है वो टाइमिंग से 10 मिनट बाद आता है, या 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, मतलब डेली स्टाफ लेट आ रहा है। तो डायरेक्टर ने सोचा इसका कुछ किया जाए, कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्टर ने साहब एक नियम बना दिया, और नियम यह बना दिया गया कि कोई भी स्टाफ पूरे मंथ में किसी भी कारण से अगर 3 बार से ज्यादा लेट होगा तो उसको 7 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, और उसकी 7 दिन की सैलरी भी उसको नहीं मिलेगी। ये उन्होंने एक नियम बना दिया। ये नियम कब बनाया? जब उनके सामने ही प्रॉब्लम आने लगी। उन्होंने ये प्रॉब्लम्स देखी कि यार स्टाफ लेट आ रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पंक्चुअलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, टाइमिंग फॉलो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ये नियम निकाल दिया। अच्छा, अब ये जो नियम निकाला, तो जब ये स्टाफ के कानों में ये नियम पहुंचा तो दूसरे दिन से सब टाइमिंग से भी 5 मिनट पहले आने लग गए। टाइमिंग अगर 8 बजे की थी तो सब लोग 7:50 या 7:55 तक स्कूल के अंदर प्रेजेंट हो जाते थे। अच्छा, फिर डायरेक्टर ने एक और टेक्नोलॉजी डाल दी कि साहब थंब इंप्रेशन से आपकी अटेंडेंस होगी। मतलब आप जब आओगे तो आपको थंब प्रेस करना होगा, तब आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी। जाओगे तब आपको थंब प्रेस करना होगा, तो आपकी अटेंडेंस जाने की और आने की रिकॉर्ड होगी। ये भी एक नियम बना दिया। अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस नियम को फॉलो करने लगा। इस नियम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि सभी लोग डिसिप्लिन रहें, कंट्रोल में रहें और ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करें। इसीलिए वो नियम बनाए गए। सेम इसी तरह से सिद्धांत भी वही चीज है। क्या है कि जब हमें कोई काम प्रॉपरली डिसिप्लिन तरीके से, कोई एक्टिविटी, चाहे कोई प्रैक्टिस हो या कोई डिसीजन मेकिंग, उसको अगर हमें पर्याप्त गाइडेंस के साथ उसे फॉलो करवाना है तो उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे। आज आप देखिए, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, ये भी एक नियम का हिस्सा है। स्कूल में जाना, मॉर्निंग में प्रेयर होना, असेंबली होती है, हर स्कूल में होती है, ये भी एक नियम का हिस्सा है। ये सब नियम बनाए गए हैं ताकि हम डिसिप्लिन रहें और काम को प्रॉपर सीरियसनेस के साथ कर सकें, उन रूल्स को ब्रेक ना करें। हमारे घर में भी नियम है, मॉर्निंग में जल्दी उठना, रात को जल्दी आना, समय से खाना, समय से सो जाना, हर चीज का हमारे घर में नियम होता है। नियम, कायदे, कानून होना बहुत जरूरी है। इससे व्यक्ति डिसिप्लिन रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास या कोई व्यक्ति नियम फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इनडिसिप्लिन कैटेगरी में आता है, मतलब गैर अनुशासित। और अगर वो नियमों का पालन कर रहा है, सिद्धांतों का पालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति है डिसिप्लिन, अनुशासित व्यक्ति। अब आइए हम इस चैप्टर के ऊपर चलते हैं। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वे प्रभावशाली नियम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रूल्स से ही सिद्धांत बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं। नियम या तत्व होते हैं जो हमारी क्रियाओं, अभ्यास व निर्णय क्षमता में एक मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान होते हैं। आपको कोई भी काम जो करना हो
उस काम को वेल डिसिप्लिन तरीके से, वेल मैनेज्ड तरीके से कैसे आप करोगे, उसके लिए नियम का होना बहुत जरूरी है। मुझे पढ़ाना है, अब स्कूल में जाके पढ़ाना है, मेरी इच्छा हो जब पढ़ाऊं, नहीं, सिस्टम है, आपको मॉर्निंग में 8 बजे जाना है और 2 बजे तक पढ़ाना है, ऐसे ऐसे इस क्लास में इतना इतना टाइम देना है, दिस इज अ रूल, दिस इज अ प्रिंसिपल। तो ये जो नियम बनाए गए हैं, ये आपकी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, वेल मैनेज तरीके से चलाने के लिए बनाए गए हैं। सिद्धांत ये काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रिंसिपल्स विद्यमान होते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स है, बेसिकली नियम पालन ह्यूमन ही करेंगे, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज तो करेंगे नहीं। कच्चा माल कौन सा नियम पालन करेगा, उसको तो जैसे यूटिलाइज करोगे वैसे हो जाएगा। नया माल आप खरीद के लाए, प्रोडक्शन में लगा दोगे तो प्रोडक्शन में काम आएगा, कचरे के डब्बे में डाल दोगे तो कचरे के डब्बे में चला जाएगा, उसको तो कोई नियम पालन करना है नहीं। नियम फॉलो करने हैं इंसानों को, नियम बनाए जाते हैं इंसानों के लिए। तो सिद्धांत वे प्रभावशाली नियम या तत्व होते हैं जो हमारी क्रियाओं, अभ्यास व निर्णय क्षमता में एक मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान होते हैं। इंग्लिश में एक बार देखें, प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव रूल्स और एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ गाइड इन आवर एक्टिविटीज, प्रैक्टिस एंड डिसीजन मेकिंग। आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी किसी भी एक्टिविटी में, जो आपके उस एक्टिविटीज को पूरा करने में एक गाइड के रूप में जो काम करते हैं, वो काम करते हैं प्रिंसिपल्स। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन बनाता है और उनका क्या यूटिलाइज होता है? तो देखिए, ऐसे तो प्रिंसिपल्स बहुत लोगों ने बनाए, लेकिन बेसिकली अगर जब मैनेजमेंट की बात होती है तो मैनेजमेंट के फादर या मैनेजमेंट गुरु जो है वो है हेनरी फ्योल। इन्हें माना जाता है प्रबंध का जनक, द फादर ऑफ मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर। अभी हम इसकी बात करेंगे। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 14 प्रिंसिपल्स की थ्योरी इन्होंने दी और वो 14 के 14 प्रिंसिपल जो ये इन्होंने एनालाइज किए, ये खुद एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने वहां की एक्टिविटीज को नोटिस किया, वहां की एक्टिविटीज को नोट डाउन किया और उन एक्टिविटीज को नोट डाउन करते हुए जहां पर जिस एक्टिविटी के लिए जो रूल बनना चाहिए था, उस एक्टिविटी के लिए वो रूल बनाया और वो रूल्स आज यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। 14 प्रिंसिपल्स की थ्योरी हेनरी फ्योल की है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज आप इसे लिखें, उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत का अर्थ क्या है। सिद्धांत सिद्धांत का अर्थ समझने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, हेनरी फ्योल्स थ्योरी। हेनरी फ्योल के सिद्धांत या उन्होंने जो थ्योरी दी है, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बारे में। अच्छा, उनके प्रिंसिपल्स जानने से पहले हम ये जान लें कि वो क्या थे, उनका निजी व्यक्तित्व क्या था। देखिए, हेनरी फ्योल जो थे वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, मतलब फ्रांस में एक माइनिंग इंजीनियर थे, कोल माइनिंग इंजीनियर थे, कोयले की खान इंजीनियर थे। इनका जो बर्थ था वो था 29 जुलाई 1841 और जो इनकी डेथ थी 19 नवंबर 1925। इनका जन्म जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, फ्रांस के एक शहर में। तो इन्होंने उस कोल माइन में काम करते समय जो वहां अनुभव किया, जो कार्य वो करते थे, उस कार्य में जो बाधाएं आती थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो नए नए नियम बनाते चले गए और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स की थ्योरी उन्होंने दी। तो हम इन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो इन्होंने थ्योरी दी वो दी कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने दिया है कार्य का विभाजन। अब ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? देखिए, कार्य का विभाजन ये बोलता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए लायक हो या जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा? एक तो कार्य जो होगा वो प्रोफेशनली पूर्ण रूप से सही होगा, किसी भी प्रकार की उसमें गलती या मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत एक ही है,
विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन में यही बताया गया कि जो व्यक्ति जिस चीज का स्पेशलाइज्ड है या जिस कार्य में वो एक्सपर्ट है, दक्ष है, उसे वही कार्य सौंपा जाए। अगर अकाउंटेंट को ये कहा जाए कि तुम इस मशीन पर जाकर प्रोडक्शन करो तो वो नहीं कर पाएगा, या फैक्ट्री के किसी मजदूर को जाके बोला जाए कि तुम सीईओ बन जाओ तो वो नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि दोनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो उस कार्य को करने में एक्सपर्ट है, और मैनेजमेंट सीईओ जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, वो मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट है। उनकी स्किल्स वैसी हैं, उनका एक्सपीरियंस वैसा है। तो जिस क्षेत्र का उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस सेक्टर का उनके पास एक्सपीरियंस है, उसे वही कार्य सौंपा जाए। स्कूल में अगर फिजिक्स के टीचर को बोला जाए कि तुम जाकर सोशियोलॉजी पढ़ा लो, या अकाउंट्स के टीचर को ये बोला जाए कि तुम जाकर के संस्कृत पढ़ा लो, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही वो लोग अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, और जिस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है उनसे वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल यही कहता है, कार्य का विभाजन। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य हो उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए। दूसरा कहता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, सिर्फ कार्य सौंपना ही पर्याप्त नहीं, उस कार्य को करने के लिए कुछ अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार तो ये कि वो कार्य को करने की स्वतंत्रता चाहता है, कि मुझे कहा गया कि सर आपको बिजनेस स्टडी पढ़ानी है, अब कैसे पढ़ानी है वो मेरा काम है, आपने मुझे वो काम दिया है, उस कार्य को मैं मेरे हिसाब से करूं, मेरे अकॉर्डिंग आप मुझे वो काम करने दें। ये होते हैं अधिकार सौंपना, कि सर आपके पास पूर्ण रूप से अधिकार है, आपको अपने सब्जेक्ट को बेटर से बेटर तरीके से पढ़ाना है। अब वो आप जानो आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, आपके पास सारे राइट्स हैं। राइट्स देने के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, हमें ये उम्मीद है, और आपके पास पूरे राइट्स हैं, बट उसके साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। वो ये है कि आपको कोर्स जो है वो तय समय के अंदर अंदर करवाना होगा, रिवीजन करवाना होगा और अच्छा रिजल्ट देना होगा। मतलब किसी भी कर्मचारी को जब कार्य सौंपा जाता है उसकी योग्यता के अनुसार, तो उस कार्य को करने की स्वतंत्रता, यानी कि उस कार्य को से संबंधित अधिकार और उस कार्य से जुड़े उत्तरदायित्वों को भी सौंपना बहुत जरूरी है। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए, कोई भी कार्य जो किया जा रहा है वो नियत तरीके से किया जा रहा है या वेल मैनेज तरीके से किया जा रहा है, ये होना बहुत जरूरी है। स्कूल ने मुझे कहा सर आपको बिजनेस स्टडी पढ़ानी है और नवंबर तक आपको कोर्स कंप्लीट करवा के देना है। मैंने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे कार्य भी सौंप दिया, मुझे राइट्स एंड ड्यूटीज भी दे दी। अब मैंने सोचा यार मेरे पास राइट्स तो है और नवंबर तक का मेरे पास टाइम है, मैं आराम से करा लूंगा। अब मैं क्लास में जा रहा हूँ और बच्चों के साथ बकवास करने में लगा हुआ हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। टेस्ट के लिए मुझे कहा गया, मैंने टेस्ट नहीं लिया, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? मेरी राइट्स का नाजायज फायदा उठा रहा हूं, वो गलत है। आपको जो काम सौंपा गया है, आपको जो राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है, आप उन राइट्स एंड ड्यूटीज का अनुशासित तरीके से उपयोग करते हुए, संस्था में अनुशासन बनाए रखते हुए, संस्था के नियमों का प्रॉपरली पालन करते हुए उस कार्य को पूरा करें। सपोजिंग दैट मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, एक्सपेक्टेड जो थी उससे अच्छा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट अच्छा आते ही मेरे अंदर ईगो स्ट्रेस आ गया कि साहब मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, और मेरे अंदर अब वो ईगो आ चुका है, वो एटीट्यूड आ चुका है। और मैं क्या करता था? संस्था के नियमों को मानता ही नहीं था। सर आपको 8 बजे आना होगा, मैं 8:30 आऊंगा। सर आपको यूनिफॉर्म में आना होगा, मैं तो नहीं आऊंगा। पढ़ाना है तो पढ़ाओ। सैलरी सर आपको 10 तारीख को मिलेगी, मुझे तो 1 तारीख को चाहिए, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो चाहे नहीं हो। ये क्या बोल रहा है? ये मेरा एटीट्यूड बोल रहा है, वो ईगो बोल रहा है। ये गलत है। आप जो कार्य कर रहे हो, आप उस कार्य में एक्सपर्ट हो, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके कार्य से ही, आपकी परफॉर्मेंस से ही आ रहे हैं। तो वो जो कार्य आप करें, उन कार्य के साथ साथ आप संस्था के नियमों का भी ध्यान रखें, संस्था ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं आप उनका भी ध्यान रखें, अनुशासित तरीके से उस कार्य को करें। आदेश की एकता, आदेश की एकता क्या बोलती है? कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे घर में एक नौकर है जिसका नाम है रामू काका, और हमारे घर में मेंबर है नौकर के अलावा 6 लोग। मेरे फादर हैं, मैं हूं, वाइफ है, सिस्टर है, ब्रदर है और मेरी मम्मी। तो रामू काका जी की लाइफ चालू होती है साहब सुबह 5 बजे से। वो 5 बजे उठते हैं, तो सबसे पहले उनका काम होता है घर के लिए चाय वगैरह बनाना। फिर मेरे फादर को ऑफिस जाना होता है तो उनके शू पॉलिश, टिफिन ये करना। मुझे भी ऑफिस जाना होता है तो मेरी ड्रेस को प्रेस करना, और सिस्टर को कॉलेज जाना होता है तो उसकी बुक्स वगैरह, मतलब वो सारा काम। अच्छा, अब एक बार में क्या होता है, इधर से मेरे फादर की आवाज आ रही है
कि रामू काका मेरे शूज पॉलिश हो गए क्या, इधर से मैं बोल रहा हूँ साहब मेरा ब्रेकफास्ट बन गया क्या, मेरा टिफिन लग गया क्या, उधर से मेरी सिस्टर बोल रही है कि साहब मेरी ड्रेस प्रेस हो गई क्या। सब लोगों ने एक साथ उन्हें काम दे दिया, 6 के 6 लोगों का काम का बर्डन आ गया। क्या रामू काका उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बार में एक से ज्यादा अधिकारियों से आदेश प्राप्त हो गए। अब वो क्या पता किसी के काम को किसी और के साथ लिंक कर दे, कंफ्यूज हो जाए, या किसी का काम समय पर नहीं कर पाए। तो इसीलिए कहा गया कि पहले एक कर्मचारी को एक अधिकारी से जो आदेश मिला है उसे वो आदेश पूर्ण करने दें, उसके बाद उसे नया आदेश दें। अगर रामू काका को पहला आदेश पिताजी की तरफ से मिला है कि साहब उनके आपको शू पॉलिश करने, तो सबसे पहले आप शू पॉलिश करें, नेक्स्ट टास्क उनको उसके बाद दिया जाए। इससे क्या होगा? कर्मचारी के लिए काम की निरंतरता बनी रहेगी, वो एंगेज रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी काम हमारा बिगड़ेगा नहीं। तो कर्मचारी को जो काम दिया जाए वो एक बार में एक ही अधिकारी से दिया जाना चाहिए। निर्देश की एकता में क्या बोला गया? आदेश की एकता और निर्देश की एकता में थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो है ये अधिकारियों के द्वारा है, मतलब एक अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को कार्य देना, और ये बोलता है कि एक कर्मचारी जो है वो एक अधिकारी के ही आदेश या निर्देश के प्रति उत्तरदायी है। कि रामू काका को पहले पिताजी से ऑर्डर मिला है तो पहले वो पिताजी का ही काम करेंगे और का काम बाद में करेंगे। ये अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को मान्यता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कॉमन इंटरेस्ट। सही बात है। एक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी या अधिकारी, वो सभी लोग अपना स्वयं का निजी हित ना सोच करके अगर सार्वजनिक हित के रूप में सोचेंगे, पूरी संस्था के उद्देश्य या संस्था के लाभ के प्रति सोचेंगे, तो संस्था जरूर सक्सेस करेगी। अगर सपोजिंग दैट हम एक स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं और 50 टीचर्स की एक टीम है जिसमें साइंस के भी टीचर्स हैं, कॉमर्स के भी टीचर्स हैं और आर्ट्स के भी टीचर्स हैं, अगर वो एक ग्रुप में एफर्ट्स लगाएंगे, यानी ऐसा नहीं है कि साइंस वाले टीचर सिर्फ साइंस को ही पढ़ा रहे हैं या साइंस के बच्चों से ही उनको मतलब है, नहीं, वो कॉमर्स के बच्चों को जाके भी मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें टेक्निक्स बता सकते हैं पढ़ाने की, उनके पास कोई आइडियाज है तो वो शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कॉमर्स के जो टीचर्स हैं या अपने ही स्ट्रीम के टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड, मान लीजिए कॉमर्स के अंदर 5 टीचर्स हैं, वो 5 टीचर भी आपस में कोऑर्डिनेटेड रहे, पूरे एक स्ट्रेंथ, यानी जिसको अपन बोलते हैं ना यूनिटी इन स्ट्रेंथ, एक साथ मिलकर के अगर वो काम करेंगे और खुद का फायदा ना सोचते हुए सभी का फायदा सोचेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जरूर सक्सेस करेगा। नेक्स्ट है प्रबंधकीय पारिश्रमिक, या इसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहेंगे, इसको प्रबंधकीय पारिश्रमिक ना कह करके कर्मचारियों का बोल देते हैं, है ना, एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। सीधी सी बात है, हर एक कर्मचारी जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, चाहे वो कितनी अच्छे एफर्ट से काम कर रहा हो, एक यूनिटी में काम कर रहा हो, पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरी स्किल्स के साथ काम कर रहा हो, लेकिन उसका एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है पैसा कमाना। कि वो जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स आपके साथ लगा रहा है, शारीरिक और मानसिक प्रयास जो प्रयत्न वो कर रहा है, उसके बदले में उसको एक सुटेबल अमाउंट एज ए कंसिडरेशन, एज ए प्रतिफल उसको मिलना चाहिए। और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है कि उसकी जो स्किल्स हैं, उसके जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो किसी के अगर काम आ रही है तो उसके बदले उसे भी कुछ कंसिडरेशन चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, अपनी आजीविका कमा सके, और वो होता है पारिश्रमिक। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने क्या कर रखा है, एम्प्लॉयज बुला रखे हैं, सुबह 8 बजे एम्प्लॉयज आते हैं, रात को 11 बजे एम्प्लॉयज आते हैं, और तनख्वाह देता हूं उनको 5,000 रुपए, खून चूस लेता हूं और 5,000 रुपए देता हूं। गलत। जितना कार्य मैं उनसे करवा रहा हूं, जितना फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स में उनसे लगवा रहा हूं, उसी के अनुसार उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति ज्यादा सैलरी लेते हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कम सैलरी लेते हैं। उसका रीजन है फिजिकल एफर्ट्स तो लेबर्स का ज्यादा है, लेकिन मेंटल एफर्ट जो है, मानसिक रूप से जो स्ट्रेटेजी है, वो सीईओ की है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है। अब वो नीतियां सही है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा, वो नीतियां अगर गलत है तो ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहां पर एक देखना होता है कि जो कर्मचारी जिस कार्य के योग्य है उसे वो कार्य दिया गया है, तो उस कार्य के अनुसार ही उसका पारिश्रमिक तय होना चाहिए।
केंद्रीयकरण का सिद्धांत, सेंट्रलाइजेशन, सभी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का एक ही जगह पर केंद्रित होना, और वो एक जगह कौन सी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा अधिकार एवं उत्तरदायित्व जो केंद्रित होते हैं वो कहां पर होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? उन अधिकारों और दायित्वों को आगे अपने मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी योग्यता के अनुसार वो अधिकार और उत्तरदायित्व उन्हें सौंप देता है। सबसे ज्यादा राइट एंड ड्यूटीज किसके पास होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। फिर वो उस अधिकारों और दायित्वों को क्या करते हैं? आगे सबऑर्डिनेट्स को बांट देते थे। तो सभी अधिकारों और दायित्वों का एक जगह पर केंद्रित होना वो तो होता है केंद्रीकरण। और जब अधिकारों और दायित्वों को व्यक्ति या अधिकारियों की योग्यता के अनुसार बांट दिया जाता है तो उसे हम कह देते हैं विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका सोपान श्रृंखला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। सोपान श्रृंखला क्या कहती है? देखो, सोपान श्रृंखला आपको बताती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण, कि अगर मुझे मान लीजिए मैं परचेज डिपार्टमेंट के अंदर हूं और मैं सेल्स डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से बात करना चाहता हूं तो मुझे एक प्रॉपर चेन को फॉलो करना जरूरी है। प्रॉपर चेन मुझे वो फॉलो करनी होगी। कैसे? देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये सोपान श्रृंखला न्यास रही A B C D E F G, ये एम्प्लॉइज है। ये टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, ये मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल है। ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ये टॉप, ये मिडिल, लोअर। अब ये जो है डी, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, और जो जी है वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, पर ये डिपार्टमेंट जो है वो अलग है और ये डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। मान लीजिए ये परचेज डिपार्टमेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अब डी जो परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो जी से बात करना चाह रहा है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। अब डी को क्या करना होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन के तहत डी को पहले अपने सुपीरियर सी से, फिर बी से, फिर ए से, फिर ए ई से, फिर एफ से और जी से, ये चेन फॉलो करनी होगी इन नॉर्मल कंडीशंस। सामान्य परिस्थितियों में डी को अगर जी से बात करनी है तो उसे इस चेन को फॉलो करना जरूरी होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशंस हैं तो वह इस चेन को ब्रेक करके सीधा जी से कांटेक्ट कर सकता है। इस चेन को वो ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। हिंदी में भी लिख देता हूं, गैंग प्लैंक। अगर डी को इमरजेंसी सिचुएशंस में, आपातकालीन परिस्थितियों में जी से बात करनी है तो वो इस श्रृंखला को, इस चेन को ब्रेक करके सीधा जी से बात कर सकता है। इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। परंतु सामान्य परिस्थितियों में फॉर्मल एनवायरनमेंट बनाए रखते हुए उसे इस तरह से ही बात करनी होगी। इसे हम कहते हैं सोपान श्रृंखला। दो कर्मचारियों में बात करने या संपर्क स्थापित करने की जो कड़ी है या जिन जिन स्टेप्स से उसे होकर के गुजरना होगा वो सभी स्टेप्स जो है वो है सोपान श्रृंखला। व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत क्या बोलता है? सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति की नियुक्ति करना, वही तो व्यवस्था है। कि साहब मान लीजिए स्कूल के अंदर एक सर एब्सेंट थे और उनका जो क्लास है, उनका जो लेक्चर है वो क्लास खाली जाने वाली है। अब हमारे प्रिंसिपल सर को ये पता है कि यार फोर्थ पीरियड जो है वो वहां पर आएगा दीपक सर का, तो वो आज एब्सेंट है, वो आएंगे नहीं। उससे पहले उन्होंने क्या करा? एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और उस टीचर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई साहब आपको फोर्थ पीरियड में उस क्लास में जाना है क्योंकि आज ये वाला टीचर एब्सेंट है। दिस इज व्यवस्था। ये है आपकी ऑर्डर। सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति को नियुक्त करना, ये बताती है व्यवस्था का सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत थे, इन्हें आप एक बार लिख लें। उसके बाद हम आगे के जो 4 सिद्धांत बचे हैं उन्हें और डिस्कस करेंगे। कार्य का विभाजन, योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता और उसके साथ दी जाने वाली जिम्मेदारियां। अनुशासन, कार्य को सही वातावरण के अनुसार या पूर्ण नियंत्रित रूप से करने के लिए
जो अनुशासन बनाया जाता है, जो नियम बनाए गए हैं, अनुशासन। आदेश की एकता, एक कर्मचारी को एक बार में एक ही व्यक्ति से आदेश मिले। निर्देश की एकता, एक कर्मचारी एक बार में एक ही अधिकारी के लिए उत्तरदायी है। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को मान्यता, स्वयं का लाभ ना सोच करके सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक लाभ के बारे में सोचना। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, जो कर्मचारी हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं फिजिकली और मेंटली, उनके लिए सही पारिश्रमिक उन्हें देना। केंद्रीकरण, अधिकारों और उत्तरदायित्वों का एक ही जगह पर यानी उच्च स्तर पर केंद्रीकृत होना और फिर उन्हें योग्यता के अनुसार बांट देना, विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन। सोपान श्रृंखला, सामान्य परिस्थितियों में जिस कड़ी का या जिस चेन का यूज किया जाता है संपर्क स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सोपान श्रृंखला है। और आपातकालीन परिस्थितियों, इमरजेंसी परिस्थितियों में उस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, जिसे हम गैंग प्लैंक कहेंगे। व्यवस्था, सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करना, समता उसका व्यवस्था का सिद्धांत है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के 4 सिद्धांत। प्लीज इसे आप लिखें। अब उसके आगे है 11वां सिद्धांत, समता यानी कि इक्विटी। अब बेटा ये इक्विटी शेयर नहीं है, ठीक है, जो कंपनी इशू करती है, ये है समता यानी समानता। सभी लोग एक हैं, यूनिटी। जैसे कि इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी अच्छा परफॉर्म करता है तो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की नजर में वो व्यक्ति अच्छा साबित हो जाता है कि यार ये आदमी जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है, या इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन दी जा रही है। वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। सभी लोग समान हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमें कोई हटा नहीं सकता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट होता है उनके लिए सभी एम्प्लॉयज एक जैसे हैं, कोई स्पेशल नहीं है। साहब मुझे यहाँ काम करते हुए 25 साल हो गए, ठीक है भाई साहब हो गए होंगे, लेकिन आप वहां के कर्मचारी ही हो, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। तो समता का सिद्धांत बहुत जरूरी, यानी कि सभी कर्मचारी एक जैसे हैं, सभी के साथ समान व्यवहार, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का मतलब है कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करने आया है उसे काम करने का मौका दें, उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उसका जो काम करने का तरीका है, जो मेथड्स हैं, उनसे हम सीखें, उसको एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं। ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 दिन काम सही नहीं कर पाया तो हमने उसे हटा दिया, नहीं, उसे मौका दें अपनी एफिशिएंसी को, अपनी स्किल्स को बताने का, उन स्किल्स को शो करने का, प्रदर्शित करने का उसे मौका दिया जाए। प्रेरणा, हर समय पर, ये तो एक चैप्टर आपके आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर यही है आपका, मोटिवेशन। प्रेरणा का मतलब अगर हमारे यहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी अभी प्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर वो कार्य नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र एनवायरनमेंट, अच्छा रेम्यूनरेशन, उसके साथ अच्छा व्यवहार, उसकी शिकायतों, उसके सुझावों को सुनना, समझना, उसके उन सुझावों पर अटेंशन देना, एप्लीकेबिलिटी देना, ये कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं कि उनको मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनके ऊपर गौर किया जा रहा है और उन्हें एप्लीकेबल भी किया जा रहा है। ये सब उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसको प्रेज करना, शाबाशी देना, पोस्ट प्रमोशन, ये सब क्या है, ये सब मोटिवेशन के तरीके ही। सहयोग की भावना, सभी लोग आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलें। मान लीजिए मैंने मेरे अकाउंट्स वाले सर को ये कहा, हमारे साथ जो काम करते हैं उन्हें मैंने कहा सर मुझे एक टॉपिक पूरा करवाना है, तो प्लीज मुझे आपके एक क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब मैं तो नहीं दूंगा, गलत है। अगर वो मुझे ये कहते हैं हाँ सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, अगर इमरजेंसी कोई टॉपिक चल रहा है तो बच्चों का हित पहले है, तो पहले हमें उनके बारे में सोचना है, तो ठीक है आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कल भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ऐसा ही उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे भी अब एक टॉपिक कंप्लीट कराना है, मुझे भी आपकी एक क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने भी उन्हें अपनी क्लास दे दी, यानी कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे के साथ हम सहयोग की भावना रखते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स या स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करते हुए, क्योंकि जरूरत दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, गरज जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है बेटा। तो गरज के लिए अगर आपको अपना काम निकलवाना है या आपकी जरूरत है तो आपको दूसरे का सहयोग करना जरूरी होगा। आज आपको रिक्वायरमेंट है इसलिए आप दूसरे से हेल्प मांग रहे हो, कल को अगर उसको हेल्प की जरूरत होगी तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए।
तो सहयोग की भावना आपको यही सिखाती है कि कर्मचारी या अधिकारी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेटेड रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करते हुए टास्क को कंप्लीट करें। ये थे आपके हेनरी फ्योल की थ्योरी के 14 सिद्धांत। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपकी टेक्निक्स का, वो हम आगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन्हें आप लिख लें। थैंक यू सो मच।